हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे हैं। सिलेबस में एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया मेंशन है जी, बट मिडिवल पे जाने से पहले मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एंशिएंट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में आज बात करेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिडिवल इंडिया के एजुकेशन के बारे में डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यूनिट 4 में उन्होंने मिडिवल और ब्रिटिश टाइम की एजुकेशन का सिलेबस में मेंशन किया है, बट एंशिएंट का नहीं किया है। पर फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए और कुछ एक चीजें यहां पर भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसमें तो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी ही। उसके अलावा जब आप चैनल पे जाके ओल्डेस्ट वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें सबसे पहली होगी वैदिक एजुकेशन, देन होगी बुद्धिस्ट एजुकेशन, बिकॉज एंशिएंट इंडिया में ये दोनों चीजें आएंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के 2 लेक्चर्स मिलेंगे, यानी ये 4 लेक्चर्स, और उसके बाद इस्लाम वाला, और इस्लाम फिलोसफी जो है वो हम मिडिवल में पढ़ते हैं। सो ये लास्ट के 5 लेक्चर्स ना, जब आप ऐसे चैनल पे जाएंगे इनकलकेट लर्निंग पे, तो आपको ऐसे दिखता है ना होम वीडियोस, और वीडियोस में आजकल ऐसे दिखता है कि पॉपुलर, लेटेस्ट और ये क्या बोलते हैं इसको, ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 5 लेक्चर्स दिखेंगे, पुराने सबसे पहली 5 वीडियोस, उनको देख लीजिएगा थोड़ी और बेटर क्लैरिटी के लिए और थोड़े अच्छे एक कॉन्सेप्चुअल लेवल बनाने के लिए। ओके, तो एंशिएंट इंडिया का डिस्कशन करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है एजुकेशन के फील्ड में। 2 तरीके से ये लेक्चर आपको देखने को मिल सकता है, मतलब जब भी आप मटेरियल ढूंढेंगे, NIOS का हो या फिर NCERTs की बुक्स हो, उन सब में से जब आप एंशिएंट या मिडिवल का जानने की कोशिश करेंगे, सो एंशिएंट में या तो ऐसे मिल सकता है आपको कि अच्छा एंशिएंट में एजुकेशन कैसी थी, एम्स क्या थे, कैसे पढ़ाते थे वगैरह वगैरह, या फिर ऐसे मिल सकता है कि वैदिक पीरियड में क्या था, मौर्यन पीरियड में क्या था, गुप्ता में क्या था और पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या था। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक के तरीके से बता देती हूँ और उसके बाद इन पीरियड्स में भी कुछ एक बेसिक हाइलाइट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम फीचर्स की बात करें कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या अच्छी बातें थी या क्या क्या मेजर बातें थी, सो उन मेजर बातों में आपको दिखेगा कि जब ऋग्वेदा के बाद चीजें डेवलप होनी शुरू हुई तो जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो भी इवॉल्व हुआ और उसने फोकस किया होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। ओके, होलिस्टिक में अब ये मोरल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, हर एक टाइप की एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात वहां पर आ जाती है। सो हम ये चाह रहे हैं कि होलिस्टिक तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल का, इनर और आउटर सेल्फ दोनों का ही हमें ध्यान रखना है। वैल्यूज पे एम्फेसिस करते हैं, किस पे, ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, रिस्पेक्ट, सभी के लिए। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमें बच्चे में क्रिएट करनी है, इनकलकेट करनी है। स्टूडेंट्स जो है उनको ये सिखाया गया टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। सो आपको नेचर के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है, दोनों चीजों में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है, ये चीजें उनको सिखाई जाती थी। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ, जो वेदास थे या उपनिषद थे वो वहां पे उनकी ड्यूटीज के बारे में बताते थे, खुद के बारे में, फैमिली के प्रति ड्यूटी, सोसाइटी के प्रति ड्यूटी। सो वो सारी ड्यूटीज जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिखाई जाती थी, जिसमें वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते थे। ओके, वेद 4 वेद होते हैं, कमेंट करके चारों के नाम बता दीजिएगा। और वेदास में हर एक वेद में एंडिंग का जो पोर्शन होता है ना, आप ये लगा लीजिए एंड, किसी बुक का एंड जो है ना, तो वो एंडिंग चैप्टर आप लगा लीजिए, उपनिषद को बोलते हैं, वो एंडिंग वाला हर एक वेद में होंगी वो। ठीक है, सो उसकी वो चीजें पढ़ाई जाती थी। एजुकेशन सिस्टम जो है वो लर्निंग और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पे ही फोकस करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिखाने या पढ़ाने पे फोकस है, क्योंकि ये बोलते थे कि पहले हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी होगी तभी जाके आप चीजें सीख पाएंगे। तो हेल्दी माइंड और बॉडी के ऊपर इनका फोकस रहा है, यानी फिजिकल एजुकेशन पे इनका फोकस रहा है। प्लस ये हम इसमें देखेंगे कि एजुकेशन इन इंडिया का जो है वो एक हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल और कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइफ, यानी लाइफ से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, प्रैग्मेटिक एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी और अचीवेबल टारगेट्स वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आप इस स्लाइड से ये याद रख सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस है और होलिस्टिक में फिजिकल मतलब लर्निंग और फिजिकल दोनों के ऊपर, दोनों तरीके के डेवलपमेंट पे फोकस इन्होंने किया है। एजुकेशन के सोर्स क्या रहेंगे? ऑब्वियसली वेदास रहेंगे, ब्राह्मणास रहेंगे, उपनिषद रहेंगे, धर्म सूत्रास रहेंगे, ठीक है। या फिर और जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे आर्यभट्ट ने किताब लिख दी या पाणिनि ने कोई बुक लिखी, सो उन्होंने जो किताबें लिखी थी या उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे
वो सारी चीजें हमारा सोर्स रहेंगी पढ़ने का। ठीक है, सो हमने ये नाम तो सुने ही है, आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन या फिर पतंजलि, इनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं राइटिंग्स को हम सोर्स मानते हैं एजुकेशन का। मेडिकल ट्रीटीज में आप देखेंगे तो चरक और सुश्रुत ने भी काफी चीजें लिखी। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत ने सर्जरी के ऊपर लिखा। ठीक है, सो चरक ने जो लिखी थी चरक संहिता वो मेडिसिन से रिलेटेड थी। तो वो जो किताबें थी ना वो बड़ी हाई लेवल की थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्हीं को हम सोर्स मान के चलते थे। ठीक है, डिस्टिंक्शन भी ड्रॉ किया गया शास्त्राज में, यानी जो सीखी हुई डिसिप्लिन है, और काव्याज में जो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर है, तो उनमें एक डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलता है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं और सिखाई जाती हैं। और फर्दर सोर्स देखें लर्निंग का, तो ये जो मतलब लर्निंग हम कर रहे थे ना वो अलग अलग डिसिप्लिन से निकाल के लाते थे, जैसे इतिहास हो गया, अन्वीक्षिक हो गया, लॉजिक जिसको बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र जिसको पॉलिटी बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीजें बेस थी हमारी लर्निंग के लिए कि हम इनमें से सीखेंगे चीजें। फिजिकल एजुकेशन को ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी और फिजिकल एजुकेशन को मिलनी मतलब क्रीड़ा को, खेल को, एक्सरसाइज को, आर्चरी को, इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो सारी तरीके की स्किल्स और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के लिए किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हम उनको दे पाए। ठीक है, प्यूपिल को असेस करने के लिए ऑब्वियसली गुरु और प्यूपिल जो हैं वो मिलके काम करते थे, गुरुकुल में रहते थे, और गुरु ये जो क्या बोलते हैं प्यूपिल जो हैं उनकी लर्निंग को असेस करने के लिए डिबेट्स भी रखवाए जाते थे, ताकि जो है वो डिबेट करें, उनको पता, क्योंकि ओरल टीचिंग ज्यादा होती थी ना पहले, तो ओरल लेवल पे ही गुरु बताता था, बच्चे उसको याद करते थे, सीखते थे। ठीक है, तो वो डिबेट्स एंड डेक्लेमेशन रखवाए जाते थे कि उनको कितना पता है उस बारे में और क्या उन्होंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, जिसको यहाँ पे मनन चिंतन भी बोलते थे, जो मैंने वैदिक एजुकेशन में पढ़ाया था आपको। ओके, प्यूपिल जो है एडवांस्ड स्टेज पे जाएंगे, वो वहां पे उनको बेटर मतलब वो होता है कि अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो 8वीं वाले को पढ़ा दे, तो जो एडवांस्ड स्टेज पे लर्निंग स्टेज पे हैं वो यंगर प्यूपिल्स को भी गाइड कर देते थे, पढ़ाते थे। इसके लिए एक टर्म होती है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो मैंने आपको वैदिक एजुकेशन और जो लेक्चर सजेस्ट किए ना उनमें बता रखी है, समझा रखी है। ओके, वहां पे फिर ऑब्वियसली पीयर लर्निंग का जो सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था, ग्रुप और पीयर वर्किंग जो है वो एग्जिस्ट करती थी। तो ये सोर्सेज ऑफ एजुकेशन थे हमारे। अगर हम देखें फर्दर तो एंशिएंट इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। इंडिजिनस एजुकेशन जो कि घर पे हो रही है या टेम्पल्स में हो रही है, टोल्स बोल देते हैं बंगाल में, पाठशाला बोल रहे हैं उसको वेस्टर्न इंडिया में, चतुष्पदीज बोल रहे हैं बिहार में, प्लस गुरुकुल तो होते ही थे। तो ये सारी की सारी जगह थी जहां पढ़ाया जाता था। ओके, देयर वर पीपल इन द होम, विलेज, टेम्पल जो गाइड करते थे बच्चों को कि सही रास्ते पे कैसे जाना है, उनको चीजें सिखाते थे। तो टेम्पल्स भी एक तरीके से लर्निंग का सेंटर माने जाते हैं एंशिएंट सिस्टम में। ओके, स्टूडेंट्स जब टेम्पल्स में चीजें वो होने लग गई ना कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाने जाने लग गया या फिर वर्ण सिस्टम आ गया, तो उसके बाद फिर विहाराज आ जाते हैं जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में प्रोमिनेंट थे, क्योंकि बुद्धिस्ट जो थे ना मोनेस्ट्रीज, उनको हम विहारा बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो विहाराज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, बट टीचिंग लार्जली ओरल थी। स्टूडेंट्स को याद करना पड़ता था, मेडिटेट करना पड़ता था कि क्या पढ़ाया था, बैठ के सोच रहे हैं वो। गुरुकुल जो उनको आश्रम भी बोला जाता था, वो रेजिडेंशियल प्लेस थे क्योंकि वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे, वहीं पर खाते पीते थे एक पर्टिकुलर टाइम तक तो एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गुरुकुल के नाम जो है वो संतों के नाम पे भी रखे गए। अगर आप देखेंगे कभी हिस्ट्री में, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, खाते पीते थे, सीखते थे चीजें। ठीक है, विमेन को भी एजुकेशन दी जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ये ध्यान रखिएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है हमें नाम देखने को मिलते हैं वैदिक स्कॉलर्स के, जैसे मैत्रेयी, विशंभरा या फिर अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा। ये कुछ एक नाम है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में आप कुछ एक स्कॉलर्स, विमेन स्कॉलर्स के नाम बताइए, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इस पीरियड में जो गुरु और शिष्य हैं वो डे टू डे लाइफ में भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और वो वैदिक एजुकेशन में मैंने डिटेल में बताया ही था कि कैसे शिष्य जो है वो भिक्षा मांग के लाएंगे ताकि उनमें ह्यूमिलिटी आए, एक वो जो है मतलब वो होता है ना, अहंकार ना आए, तो भीख मांगने जाएंगे, वहां पे भिक्षा मांग के लेके आएंगे, तब जाके गुरुकुल में खाना बनेगा। ठीक है, सो ये डे टू डे एक्टिविटीज होती थी। मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट
कंप्लीट लर्निंग का ही होता था, डिसिप्लिन्ड लाइफ बनाने का होता था और अपने इनर पोटेंशियल को समझना, उसको रियलाइज करने का मेन काम होता था। स्टूडेंट्स अपने घरों से दूर रहते थे, अपने गोल्स को अचीव करते थे। जैसे आपने देखा हो, हम रामायण में भी देखते हैं कि राम और जो चारों भाई हैं वो सारे के सारे गुरुकुल में जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं सीखने के लिए। ठीक है, गुरुकुल वाज आल्सो द प्लेस जहां पे रिलेशनशिप जो है गुरु और शिष्य का टाइम के साथ इवॉल्व होता था धीरे धीरे। ओके, यहाँ पे अगर हम एजुकेशन को देखें तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स यहाँ फॉलो होते थे, हिस्ट्री बताई जाती थी, डिबेट की आर्ट सिखाई जाती थी, लॉ, मेडिसिन, सारी चीजें सिखाई जाती थी वहां पे, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ओके, ये सिस्टम जो है वो कंटिन्यू हुआ, ये वैदिक सिस्टम में होती थी चीजें। उसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन आई, बुद्धिस्ट सिस्टम आया, तो बुद्धा के टाइम पर भी चीजें सब्सिक्वेंटली साथ साथ चीजें चलती रही कि अच्छा टेम्पल्स में तो हो ही रही है, मोनेस्ट्रीज में भी हो रही है, विहाराज में एजुकेशन हो रही है, जहां पे जो मोंक है या नन है वो मेडिटेट कर रही है, डिबेट डिस्कशन कर रही है, नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी नॉलेज को। सो विहाराज जो है वो एक तरीके से एजुकेशनल सेंटर्स थे और भी अलग अलग सेंटर्स थे हायर लर्निंग के लिए। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को दूसरे देशों से भी अट्रैक्ट करते थे, तो चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, बर्मा से, यहां से लोग अपने यहां पढ़ने आते थे। आप सोचिए कितना बड़ा बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बनाया गया होगा उस टाइम पे। ओके, सो विहाराज और यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें, जो मैंने आपको एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट करवा रखी हैं, वो लेक्चर्स आप दोनों देखेंगे जाके, जो मैंने बताया था शुरुआत में। ओके, तो जातक जो टेल्स थी, अब मुझे ये बताइएगा जो जातक टेल्स थी वो किससे रिलेटेड थी? बुद्धिस्ट से रिलेटेड थी, जैन से रिलेटेड थी, वो बताइएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसी स्लाइड में आपको आंसर भी दिख जाएगा, बट आप बताइएगा सोच के एक बार, जो अगर आपने पहले पढ़ा है तो। सो उन्होंने जातक टेल्स में ये चीजें नाम मेंशन है, ह्यूआनजैंग या फिर आई क्विंग, ये चाइनीज स्कॉलर्स थे, उस टाइम पे पढ़ने सीखने आए थे यहाँ पे। वो बताते हैं कुछ एक राजाओं के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि किस तरीके की चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। सो ऑलमोस्ट अगर हम ये देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, तो उनमें से नोटेबल यूनिवर्सिटीज अगर देखें तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगादला। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी, जो मैंने लेक्चर सजेस्ट किए वहां बता रखे हैं, उनको देखिएगा जाके और नोट्स बनाइएगा कि इन यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या स्पेशल चीजें थी जो हमें याद करनी है। ओके, ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो विहाराज के कनेक्शन में डेवलप की गई थी। ओके, बनारस, नवदीप, कांची, यहाँ पे भी मतलब कनेक्शंस रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे भी पढ़ने आते रहे हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस केटर्ड द नीड्स ऑफ एडवांस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो आपकी कॉग्निटिव नीड्स होती है ना, दिमाग कई बार होता है ना कि आप अगर कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे, मतलब मैंने ये पर्सनल चीज एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं पूरे दिन में कुछ लेक्चर ना बनाऊं या पूरे दिन छोड़िए, अगर एक दिन मेरा बिना लेक्चर के निकल गया या मैंने कुछ पढ़ा नहीं और आप लोगों को नहीं पढ़ाया, सो उस चीज की वजह से एक एंजाइटी सी होने लग जाती है कि आप बेचैन हो जाते हैं। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप कुछ पढ़ें, नया पढ़ें और लेक्चर्स बनाएं या इस तरीके का कुछ किया जाए। तो वो कॉग्निटिव नीड है, मतलब ऑब्वियसली मेरे पास सब चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, मैं आराम से बैठी हूं, बट स्टिल मेरा दिमाग ऐसे बोलता है कि यार कुछ कर। तो वो जो कुछ करे ना, वो कॉग्निटिव नीड्स होती है। तो एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट्स की नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते थे। और कई बार इनके अलावा भी जो राजा महाराजा थे, किंग थे, वो लोगों को इकट्ठा बुला लेते थे, जो मैंने आपको वैदिक एजुकेशन में पढ़ाया था। सो वहां पर भी वो क्या करते थे, डिस्कशन करवाते थे स्कॉलर्स को इकट्ठा करके कंट्री वाइज। ओके, तो सबको बुला लिया, डिबेट करवाया, डिस्कशन उस टॉपिक पे हो रहा है, अपने व्यूज एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो वो डिस्कशन एक तरीके से कॉन्फ्रेंसेज आप लगा सकते हैं उस टाइम की। सो वो चीजें भी एग्जिस्ट करती थी। दो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मेंशन करना बहुत जरूरी है, मतलब आप और कुछ भी ना पढ़ें तो भी आपको तक्षशिला और नालंदा तो पढ़ लेना चाहिए। तो एंशिएंट टाइम में तक्षशिला जो है वो एक नोटेड सेंटर था लर्निंग का, जिसमें बुद्धिज्म की चीजें सिखाई जाती थी, मतलब इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। तो और भी चीजें थी बट बुद्धिज्म की भी चीजें थी। सो 5th सेंचुरी सीई तक की बात करें, अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन, जब ये डिस्ट्रक्ट हुई 5वीं सेंचुरी में, उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड इसने अट्रैक्ट किया और वहां पे लोग पढ़ने आते थे। अब की बात करें तो ये पाकिस्तान के उस पे है, पाकिस्तान के एरिया में है। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट करके, ये मैंने शॉर्ट्स में भी समझाया था आपको, तो ये बताइएगा कि तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया। सो ये आप बताएंगे कौन से साल में डिक्लेयर हुई थी। ओके,
इसमें अगर नोटेड, अच्छा ओके, ये देख लीजिए, इट वाज नोन फॉर द हायर एजुकेशन, करिकुलम जो है उसमें एंशिएंट स्क्रिप्चर, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी सारी चीजें सिखाई जाती थी, आर्ट्स भी। तक्षशिला जो है वो फेमस हो जाती है ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टीज। उन टीचर्स में से ग्रामरियन जो है, जिन्होंने ग्रामर लिखी, पाणिनि, कौन सी ग्रामर लिखी है इन्होंने बताइएगा, संस्कृत, हिंदी, तमिल, कौन सी ग्रामर लिखी है? ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये एक्सपर्ट थे लैंग्वेज और ग्रामर में, इन्होंने अष्टाध्यायी करके जो है वो वर्क था इनका ग्रामर के ऊपर, वो लिखा। जीवाका, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियन जो एंशिएंट इंडिया में थे, वो भी इसी से रिलेटेड माने जाते हैं, तक्षशिला से रिलेटेड। चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोल देते हैं, वो भी एक स्किल्ड एक्सपोनेंट माने जाते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते पढ़ाते थे ये। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला, कहाँ से? काशी, कोसाला, मगध, हर जगह से और अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ पे शिक्षा लेने आते थे। ओके, एंशिएंट इंडियन सिटी में ये एक था, ये नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में है अभी, क्योंकि पहले तो अखंड भारत था ना, तो उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड ही था। सो वहां से जो है वो पाकिस्तान जैसे डिवाइड हुआ तो तक्षशिला वाला पार्ट वहां चला गया। इंपॉर्टेंट यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, चलिए यहाँ मैंने ही बता दिया, 1980 में इसको डिक्लेयर किया गया था जो साइट है उसको। अच्छा, जो चाणक्य सबसे ज्यादा फेमस है यूनिवर्सिटी में, इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी, जहां पे चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो है वो लिखा, उस नाम से भी इसको तक्षशिला के नाम से जाना जाता है कि भाई वहां पे चाणक्य पढ़े थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो अलेक्जेंडर हैं, उन्होंने डिस्कवर्ड इट्स रूइंस इन द मिड 19th सेंचुरी, कि अच्छा ये रूइन हो गई थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पे ये साइट जो है वो निकाल के वो लाई। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा, जब ये ह्यूआन ज़ैंग करके जो इंसान है वो आते हैं, उन्होंने इसको नाला बोला है, नालंदा को, एंड वो द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे, वर्ल्ड से भी और अलग अलग मतलब कंट्री के तो अलग अलग हिस्सों से भी, बट वर्ल्ड से भी लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। चाइनीज स्कॉलर आई क्विंग और ह्यूआन ज़ैंग, ये जो इन्होंने विजिट किया था 7th सेंचुरी सीई में। आप देखिए 5th सेंचुरी सीई में तो डिस्ट्रक्ट हो गई थी तक्षशिला, उसके बाद यहाँ पे इसको डिस्कवर, मतलब तब तक थी नालंदा भी। ओके, विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा, उन्होंने बहुत सारी चीजें नालंदा के बारे में लिखी हैं। उन्होंने देखा कि मतलब एज 100 डिस्कोर्स हैपेंड ऑन अ डेली बेसिस। सो बहुत सारे काम जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो एक दिन में वहां होती थी। वो खुद एक स्टूडेंट थे नालंदा के, वो योग शास्त्र पढ़ने आए थे यहाँ पे। उन्होंने मेंशन किया कि चांसलर जो थे ना नालंदा के उस टाइम पे, वो शिलभद्र, ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या थे यहाँ पे, वॉज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा, और वो उस टाइम पे मतलब चांसलर थे इसके, नालंदा यूनिवर्सिटी के। ओके, स्टूडेंट्स जो है नालंदा में, उनको वेद भी पढ़ाए जाते थे, फाइन आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। तक्षशिला, ये ओके, नालंदा आएगा, ये तक्षशिला नहीं आएगा, नालंदा। तो एंशिएंट में नालंदा की बात करें, सो लर्निंग जो है सेंटर का, लर्निंग का सेंटर था ये 5th सेंचुरी सी से लेके 12th सेंचुरी सी तक। राजगीर में ये आज भी प्रेजेंट है, राजगीर बिहार में, इंडिया में। नालंदा जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड मानी जाती है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। बताइएगा कब किया, ये नहीं लिखा मैंने यहाँ, तो ये बताइएगा इन्होंने कब जो है इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बताया गया। अगर हम पीरियड वाइज देखें तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो मेजरली वैदिक पीरियड था। अगर मैं बुद्धिस्ट वाली एजुकेशन को निकाल दूं, सो वो गुरुकुल वाला जो पीरियड था वो वैदिक एजुकेशन थी। अगर मौर्यन पीरियड की या पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करें, सो एक इंटेंसिव चेंज हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ याद करने के पर्पज से कर रही हैं तो अभी तक जो चीजें बताई वो बहुत है, मोर देन इनफ है, इसको सिर्फ सुन लीजिए एक बार। ओके, तो मौर्यन पीरियड में क्योंकि क्या एक मतलब इंटेंसिव चेंज हमें देखने को मिला, उस टाइम पे अर्बन सेंटर और ट्रेड जो है उसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली थी। इसलिए जो मर्चेंट थे, जो कि ये करते थे, ट्रेडिंग करते थे, सो वो जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पोजीशन एक्वायर कर ली और उनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने लग गए एजुकेशन में, क्योंकि जिसकी मतलब जो इकोनॉमिक लेवल पे वो है, स्ट्रॉन्ग है, उसका इन्फ्लुएंस आपको हर जगह देखने को मिलेगा, भले ही वो एजुकेशन ही क्यों ना हो। ठीक है, सो वो सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और उन्होंने जो नॉलेज है, फोस्टर्ड द नॉलेज ऑफ माइनिंग, मेटलर्जी, कारपेंट्री, व्यूइंग, डाइंग। सो बेसिकली जिनमें आपको एक ट्रेड दिख रहा है कि अच्छा ये चीजें इधर से उधर भेजी जा सकती, इनसे कुछ कमाया जा सकता है फायदा, तो वो चीजें सिखाई जाने लगी यहाँ पे। देयर वर न्यू फॉर्मुलेशंस बिल्डिंग और आर्किटेक्चर में। सो जो सिटी लाइफ थी, एक न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म बाहर निकल के आती है। सो यहाँ पे मतलब होता है ना,
जो ये आर्किटेक्चरल वाले थे उन्होंने पैट्रनेज दी किसको, एस्ट्रोनॉमी को, वो पोजीशन ऑफ स्टार्स उसके बेसिस पे चीजें करना, ठीक है, और उन पोजीशन स्टार्स की बेसिस पे जो है आप ओशन में नेविगेट कर सकते हैं। सो एस्ट्रोनॉमी को पैट्रनेज जो है वो यहां से मिलती है। एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो फिर एक टाइम के ऊपर, काल के ऊपर कि कितना टाइम है, पहले कितना टाइम, मतलब शार्प सेंस ऑफ टाइम कि अभी कितना टाइम हुआ होगा, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बनने लग गई, वो सारी चीजों के रिलेटेड डिस्कशन होने लग गया। मेडिकल नॉलेज जो है उसको आयुर्वेद की तरह सिस्टमेटाइज कर दिया गया, जिसमें हम मतलब होता है ना 3 वाज द नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी, 3 कॉम्बिनेशंस जो है वो जरूरी हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम में, ये चीजें बताई गई। चरक मैंने आपको बताई दिया, वो फेमस है मेडिसिन के लिए, सुश्रुत जो है वो फेमस है सर्जरी के लिए। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी है। आपने चाणक्य का भी नाम सुना होगा जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, वो भी एक स्कॉलर, फिलोसोफर, टीचर थे। बहुत सारे अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में बहुत से मतलब करिकुलम जो है वो मेंशन कर रखा है। वो कौन से करिकुलम को जो है मानते हैं, वो जो राजा महाराजाओं के टाइम होता था कि कैसे राजकुमारों को शिक्षा दी जाएगी, सो वो करिकुलम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पहले उपनयन संस्कार होगा जो वैदिक सिस्टम में पढ़ाया है मैंने, तो उपनयन के बाद जो प्रिंस है वो 4 वेदों के बारे में सीखेंगे। उसके बाद वैदिक स्टडी जिसमें साइंस इंक्लूडेड है वो पढ़ाई जाएगी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये पढ़ाया जाएगा। जो और पर्टिकुलर चीजें, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, ये सारी की सारी मतलब होता है ना ओवरऑल कि उनको सब कुछ पता है। आज के जमाने में अगर आप बात करें तो आपको हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस सब पढ़ाया जा रहा है, वो चीज उस टाइम पे होती थी, ठीक है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सो मौर्यन पीरियड में हमें थोड़े से इंटेंसिव चेंजेस देखने को मिले। गुप्त पीरियड की बात करेंगे तो जो जैन और बुद्धिज्म है उन्होंने थोड़ा सा एजुकेशन को एक अलग ही डायमेंशन दे दिया। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में भी 10-10 साल के लिए लोगों को जो है एडमिशन दिया जाने लग गया। लर्निंग का जो मेथड है, सबसे पहले तो ओरली होता था, लेकिन उसके बाद लिटरेरी जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनसे भी पढ़ाया जाने लग गया। बहुत सारे जो लोग हैं बाहर से आए, जैसे हमने 2 का नाम पहले पढ़ा ऊपर, एक फाह्यन करके हैं, वो भी मोनेस्ट्रीज में पढ़ने के लिए आए। और उस टाइम पे पैट्रनेज थी, जो मोनेस्ट्रीज थी उन पे पैट्रनेज थी किसकी, किंग्स की, यानी वो उनको चलाने के लिए पैसे देते थे और मतलब वो डोनेशंस देते थे, आप ये लगा के चलिए। सो बहुत सारी मतलब जैसे ये फाह्यान है, इन्होंने पाटलिपुत्र में एक मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक्स वहां पर पढ़ी, चीजें देखी, सीखा उस टाइम पे। तो वो है कि बहुत सारी जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग विहाराज ओपन थे जहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत फेमस थी ओवर एशिया में, क्यों, क्योंकि अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्कॉलरशिप के लिए। तो वहां पे चीजें अलग अलग मतलब सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, वो यहाँ आप देख सकते हैं। जैन जो है उन्होंने संस्कृत लिटरेचर यूज किया, आदि पुराना, यशतिलाका, ठीक है, ये नाम मैंने भी आज पहली बार देखा है, मतलब ऑब्वियसली पीपीटी बनाते टाइम देखा था, बट हाँ ये एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देख सकते हैं जाके, ओके। बट टू मेक एजुकेशन मोर पॉपुलर उन्होंने मीडियम जो है वो प्राकृत में चेंज कर दिया, और जो तमिल, कन्नड़ा, रीजनल लैंग्वेजेस में भी चीजें आने लग गई। जैन और बुद्धिस्ट लाइब्रेरीज जो हैं, जो वहां पर बुक्स थी वो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, ठीक है, जिनको हम ग्रंथ बोलते थे। स्लोली बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी अपनी रॉयल पैट्रनेज खो दी, और उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि ऑब्वियसली उनको खर्चा तो पानी तो वही दे रहे थे ना, कि ताकि उनको बढ़ाएं चढ़ाएं, एजुकेशन को बढ़ावा मिले, बट वो धीरे धीरे यहाँ कम होने लगी। पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो आर्ट और एजुकेशन जो है वो ग्रेट स्ट्राइड रहा इसमें, हर्ष की उसमें, तो वो आर्ट और एजुकेशन को ज्यादा फोकस देते थे। हर्ष जो है वो एक राजा थे, वो यहीं पे थानेसर के राजा बोला जाता है उनको, कुरुक्षेत्र में जो है। ही एनकरेज एजुकेशन एट ऑल लेवल, तो हर लेवल पे उन्होंने, हायर लेवल पे और सारी चीजों पे जो है एजुकेशन देने का प्रावधान किया। 7th और 8th सेंचुरी की बात करें तो घटिकाज, यानी जिनको कॉलेजेस बोल दीजिए आप, उनको टेम्पल से कनेक्ट किया जाने लग गया ताकि वहां पे पढ़ाई हो सके, ठीक है। तो जो घटिकाज है वो ब्राह्मणिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। मीडियम ऑफ एजुकेशन संस्कृत था उस टाइम पे। द्विजा यानी कि जो अपर कास्ट है ना, उसी को टेम्पल में जो है एजुकेशन के लिए एंट्री थी। संस्कृत यूज होती थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, और एजुकेशन जो है वो सिर्फ अपर मोस्ट कास्ट जो है सेक्शन जो है उसी के लिए यहाँ पे प्रिविलेज बन के रह गई कि सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, ब्राह्मणिकल एजुकेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है जी। अरे चलिए आगे भाई, ओके 1 सेकेंड रुकिए, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा, ठीक है। तो ओवरऑल ये पीरियड हो गए जो मैंने बताए थे, बट अगर मैं ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो हमने वैदिक एजुकेशन में भी डिस्कस किया, और ओवरऑल हमें दिख रहा है कि हाँ बाय माइंड, बॉडी, सोल सब चीजों की जो है डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो होलिस्टिक एजुकेशन प्लस
माइंड की डेवलपमेंट की बात ज्यादा हो रही है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे कंसर्न थे, वो ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करते थे, सेल्फ फुलफिलमेंट, इनर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ, सारी चीजें कैसे होंगी वो चीजें यहाँ पे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस था एंशिएंट एजुकेशन में। सब्जेक्ट्स की बात करें तो पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है वो मेडिसिन एक सब्जेक्ट की तरह आ गया था। उससे पहले अप्लाइड साइंसेज, मेटलर्जी, बेक्ड ब्रिक्स, जो हमने अभी अभी पढ़ा था मौर्यन पीरियड में कि इंटेंस चेंज आया था, वहां पर भी ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, आर्यभट्ट का भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट अर्थमेटिक में ज्यादा था ताकि ट्रेड और कॉमर्स में उसको यूज किया जा सके। ऑब्वियसली चरक संहिता, सुश्रुत संहिता हम ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। मेडिसिन जो है वो तक्षशिला और वाराणसी जैसे जो एजुकेशन सेंटर्स थे, लर्निंग के सेंटर्स, वहां पे मेडिसिन जो है वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो ओवरशैडो कर देती है ब्राह्मणिकल सुपरस्टिशंस को, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुपरस्टिशंस है ना कि एक बार अगर आप मतलब जो वैश्य थे या जो ट्रेड करते थे उनको बाहर नहीं जाना है ताकि अंदर ही अंदर रह जाए चीजें। तो पॉइंट ये था कि ब्राह्मण्स ने अपने अकॉर्डिंग बहुत सुपरस्टिशंस बनाए थे उस टाइम पे। सो जैसे ही एस्ट्रोनॉमी आई, थोड़ा लॉजिक आया, वो ओवरशैडो कर गया ब्राह्मणिकल सुपरस्टिशंस को, फिर उनमें कम मानने लग गए लोग। ओके, सूर्य सिद्धांत एक एस्ट्रोनॉमी का काम है जिसपे मतलब सारी चीजें उसपे सिखाई जाती हैं। जो ब्रोंज और कॉपर जो है, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, पेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखा, तो आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो सूर्य सिद्धांत जो है वो एस्ट्रोनॉमी पे एक बुक है। ब्रोंज और कॉपर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के इंडिकेशंस माने जाते हैं, वो यहाँ पे थे। एंड प्रोसेस जो है वो लेदर टैनिंग का, डाइंग का, ये सारे प्रोसेस एंशिएंट टाइम पे होते थे। तो ये पर्टिकुलरली सारी चीजें जो स्किल है, आर्ट है, वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है, लैंग्वेज संस्कृत ही रही है प्रिविलेज्ड लैंग्वेज, तो देखा जाए तो हिंदू रूलर्स की स्पेसिफिकली। बट एक प्राकृत लैंग्वेज आती है, अशोक मौर्य जो है वो प्राकृत यूज करते हैं, उन्होंने जो जो चीजें लिखी उनमें। सो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो बुद्धिज्म के टाइम पे डेवलप हुई थी, ये याद रख सकते हैं आप, बुद्धिज्म से कनेक्शन रहता है इसका। पाली जो है वो भी प्राकृत में थोड़े चेंजेस करके पाली लैंग्वेज भी बोली जाती है कि अच्छा एक पाली लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती थी। बट संस्कृत वो होता है ना, कुछ एक लिटरेचर संस्कृत में ही था अभी भी। ठीक है, मोस्टली जो बुद्धिस्ट कैनोनिकल राइटिंग्स हैं वो प्राकृत और पाली में है, पाली प्राकृत बोल देते हैं। एक और लैंग्वेज थी अपभ्रंशा, ठीक है, वो जैन राइटर्स ने यूज की। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अच्छा संस्कृत जो है वो ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए, पाली और प्राकृत जो है वो बुद्धिस्ट के लिए, और अपभ्रंशा जो है वो जैन राइटर्स के लिए लिखी गई। ऑल्दो मतलब लिखी गई इन द सेंस वो यूज करते थे उसको। द्रविडियन लैंग्वेजेस भी थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सदर्न पार्ट जो था हमारा इंडिया का, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि अच्छा सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंशिएंट इंडिया की एडवांसमेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जिसके अवशेष आज भी हैं, लोग वहां पे देखने भी जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पर जो ये ह्यूआनसांग करके जो चाइनीज ट्रेवलर हैं वो आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने, और वहां पे एडवांस्ड स्टडी और रिसर्च के लिए, यानी दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब अच्छी थी यूनिवर्सिटी। फेमस होती है ये स्कूल्स ऑफ डिस्कशन के लिए, ये मैंने आपको जो बुद्धिस्ट एजुकेशन और उसकी यूनिवर्सिटीज करा रखी है उनमें करा रखा है। ठीक है, हाँ एक और चीज यहाँ पे है, बालापुत्र देव जो है किंग राजा जो थे, उन्होंने जावा से आने वाले, जावा एक जगह का नाम है दूसरा देश में, ठीक है, तो जावा किसकी राजधानी है, राजधानी आई थिंक ये मुझे बताइएगा। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया किसकी है ये कैपिटल, ठीक है, तो वहां से, या कैपिटल नहीं तो भी ये कौन से सिटी है, कहाँ पे है, ये चीजें बताइएगा। हु केम टू स्टडी एट नालंदा, तो जो नालंदा में जावा से पढ़ने आए थे स्टूडेंट्स, वहां पे बालापुत्र देव ने एक टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट कराया था इन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, सो ओवरऑल हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंशा ये लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, गुरुकुल्स देखने को मिलते हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं उस टाइम की बड़ी बड़ी वो देखने को मिलती हैं, और ओवरऑल ये जो है वो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिडिवल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।